Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 10th February 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about pharmaceutical sector in India. And this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में समझते हैं सबसे पहले. कुछ दिनों पहले भी मैं आपको बता रहा था कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया इज़ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी रिजिलियंट है. इनफैक्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड एज फार एज फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाई वॉल्यूम इज़ कंसर्न. वैल्यू नहीं, वॉल्यूम. तो नंबर्स में हम तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं. अगर बात की जाए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तो 2020-21 में हमने लगभग $25 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जबकि बस $7 बिलियन का इंपोर्ट किया. तो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हमारा जो BOP है वो पॉजिटिव में है, यानी कि वी अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व विथ हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर. अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं ज़्यादातर हम लोग जेनेरिक मेडिसिन्स बनाते हैं. जेनेरिक मेडिसिन्स दो ही तरह के देखिए मेडिसिन्स होते हैं. एक होते हैं ब्रांडेड वन और दूसरे होते हैं जेनेरिक. ब्रांडेड वो जो पेटेंट द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं. तो पेटेंट प्रोटेक्टेड क्या होता है वो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे. तो जो पेटेंट प्रोटेक्टेड मेडिसिन्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ब्रांडेड मेडिसिन्स. उसके अलावा जो मेडिसिन्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जेनेरिक ड्रग्स. और पूरी दुनिया भर का जो भी जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या मार्केट है उसका 20% शेयर बिलोंग्स टू इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी. अब एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि हाउ इंडिया बिकेम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसी प्रोसेस में हम लोग फिर ब्रांडेड और जेनरिक ड्रग्स के बीच का अंतर भी समझ जाएंगे. तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले समझते हैं पेटेंट. क्या होता है पेटेंट? वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि देखिए, आप जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्रिएशन ऑफ योर माइंड. जैसे कि इस इंसान ने, साइंटिस्ट ने दिमाग लगा करके रिसर्च करके कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, मान लीजिए, ठीक है, टंगस्टन लगा करके बल्ब बना दिया. तो इसने नई टेक्नोलॉजी बना दी. अब इसने इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत खर्च किया होगा, मेहनत की होगी, पैसे रिसर्च में लगाए होंगे, खुद की बहुत सालों की मेहनत होगी इसकी. अब अगर इसने मेहनत के बाद ये टेक्नोलॉजी बनाई और बाकी जिसने भी ये इस टेक्नोलॉजी को देखा वो तो तुरंत कॉपी पेस्ट कर लेगा. सो क्या फ़ायदा हुआ इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का? तो ये सबसे पहले समझिए कि ये जिसने भी ये टेक्नोलॉजी बनाई है, ये टेक्नोलॉजी इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ, इस इंसान का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुआ. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्रिएशन ऑफ हिज माइंड. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट, कि कोई भी इसको कॉपी ना कर सके. अगर किसी को कॉपी करना है इस टेक्निक को, इस टेक्नोलॉजी को, तो उसको इस इंसान से परमिशन लेना होगा. तो उसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन. तो इस इंसान ने ये नई टेक्नोलॉजी बनाई, तो इसकी नई ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसने बनाई, इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना होगा. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वैसे तो कई तरह के होते हैं. जैसे आपने नई टेक्नोलॉजी बना दी, आपने कोई नया गीत लिख दिया, कोई नई बुक लिख दी, तो कोई भी अगर लिटरेरी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, गीत लिख दिया, बुक लिख दी, पोएम लिख दिया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है कॉन्सेप्ट जो है वो है कॉपीराइट. जबकि टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है पेटेंट्स. तो इसने नई टेक्नोलॉजी बना दी, तो इसको प्रोटेक्ट कराने का मतलब ये है कि ये जा करके इसको पेटेंट करा लेगा कि भाई मैंने ये टेक्नोलॉजी बनाई है और इसको प्लीज़ पेटेंट कर दिए. तो हमारे देश की एजेंसी जो होगी, और ये पूरे दुनिया भर में यही कॉन्सेप्ट है अलग अलग देशों में. तो हमारे देश के अंदर जो पेटेंट ऑफिस है वहाँ जाकर के, चेन्नई के अंदर, ये पेटेंट ऑफिस में जाकर के अपने टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट ले लेगा. तो मुद्दा ये है कि एक बार जब इस टेक्नोलॉजी के लिए इस इंसान को पेटेंट मिल गया, तो अब कोई भी इस टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो उसको इस इंसान से परमिशन लेना होगा और उसको इस इंसान को रॉयल्टी फ़ीस देना होगा, कुछ चार्जेस देने होंगे, जो भी ये बोलेगा वो उनको देना होगा. सो दिस इज़ हाउ patent works, and this is how patent helps in protection of intellectual property rights, a special kind of intellectual property that is technology. अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉपी राइट्स फॉर लिटरेरी प्रोडक्ट्स, या फिर आपने ट्रेडमार्क देख रखा होगा किसी भी कंपनी के लोगो या साइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्योंकि लोगो या साइन भी है वो भी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही है, राइट. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम देते हैं ट्रेडमार्क, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन.
चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर हमें ये समझना है कि हाउ इंडिया बिकेम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, या दूसरे शब्दों में हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां इतनी बड़ी कैसे हो गई, तो उसके लिए हमें समझना होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट पेटेंट रिजाइम एंड प्रोसेस पेटेंट रिजाइम। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मान लीजिए कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसने बहुत रिसर्च वगैरह करके, मेहनत करके और ये प्रोडक्ट बनाया, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया, राइट। तो काफ़ी प्रोसेस लगा करके, मेहनत करके, रिसर्च करके इसने प्रोडक्ट बनाया। अब एक बार जब ये प्रोडक्ट बन गया तो कोई भी कंपनी, अगर ये कंपनी इस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आएगी कि सर देखिए हमने ये क्रोसिन बना दिया, इससे बुखार कम हो जाता है, सर दर्द कम हो जाता है, सैरिडोन बना दिया, इससे सर दर्द कम हो जाता है, तो इसकी तो सालों की मेहनत है, खर्चा है, इसने तो बहुत मेहनत की है इस प्रोसेस से, इस सैरिडोन टैबलेट को बनाने में, जिससे हेडेक कम होता है। अब कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी देखे कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, और लेकर के आएगा, ये प्रोडक्ट खरीदेगी मार्केट से, उसका देख लेगी कि अच्छा इसमें ये कॉम्पोजिशन है, और फिर उसी कॉम्पोजिशन को वो अपने यहाँ भी बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो इससे फिर होगा क्या कि इस कंपनी ने जो इतना पैसा खर्च किया, मेहनत किया, वो सब बर्बाद हो जाएगा। हर एक इंसान सैरिडोर, हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी सैरिडोर बनाने लगेगी। सो इस तरीके से फिर कोई भी रिसर्च करना नहीं चाहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, अगर प्रोटेक्ट ना किया जाए तो कोई भी कॉमर्शलाइज नहीं करेगा अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो। अब समझिए, जो टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्शन दिया जाता है, अब आपने मेडिसिन बनाया है तो ये भी तो एक तरह की टेक्नोलॉजी है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या देना होगा, पेटेंट, राइट। तो पेटेंट मेडिसिन्स को जनरली दो तरीके से मिलते हैं, प्रोसेस पेटेंट या प्रोडक्ट पेटेंट। तो प्रोसेस पेटेंट अगर मिला आपकी कंपनी को, तो इसका मतलब ये है कि आपने जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्ट बनाया था, वो प्रोसेस अब कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट कॉपी कर सकता है। तो अगर आपकी कंपनी ने ये प्रोसेस लेकर के ये प्रोडक्ट बनाया है, तो भाई ये प्रोसेस अब कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपने इस्तेमाल किया था, तो इसलिए दिस प्रोसेस हैज़ बिन पेटेंटेड या प्रोटेक्टेड फॉर यू। दूसरा होता है प्रोडक्ट पेटेंट। अगर आपने प्रोडक्ट पेटेंट ले लिया अपने प्रोडक्ट के लिए, तो फिर कोई ये प्रोडक्ट ही नहीं बना पाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, राइट, कि प्रोडक्ट पेटेंट मिल जाए। फार्मा कंपनी चाहेगा कि मैंने ये प्रोसेस लेकर के प्रोडक्ट बनाया, अब ये प्रोडक्ट पेटेंट हमें मिल जाए, ताकि कोई भी इस प्रोडक्ट को ही ना बना पाए। इस प्रोडक्ट को अगर बनाने की पूरी लाइसेंस बस मेरे पास रहे, फार्मा कंपनी इसके पास। तो अब इंडिया के अंदर ज़रा समझिए, इंडिया ने पेटेंट एक्ट लाया था 1970 में, पहली बार इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। और जब हमने पेटेंट एक्ट लाया था 1970 में, उस टाइम में हम देते थे प्रोसेस पैटेंट। प्रोसेस पैटेंट मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, उसको बनाने का जो आपने प्रोसेस इस्तेमाल किया है, वो प्रोसेस आपका पेटेंटेड हो जाएगा, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो कोई भी, मान लीजिए कि अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, इसने कोई मेडिसिन बनाया और ये मेडिसिन बना करके वो इंडियन मार्केट में बेचने आई, तो पहले वो रजिस्टर करेगी पेटेंट के लिए। हमारी यहाँ के जो पेटेंट ऑफिस है वो पेटेंट दे देगी, लेकिन किस तरह का पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट की, ठीक है, आपका प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इंडियन कंपनियां तो चालाक हैं, ठीक है। 1970s में इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के बाद हमने किया क्या कि हमारी कंपनियां जो हैं उन्होंने ये प्रोडक्ट को ख़रीदा विदेश से, अमेरिका से ये दवाई आई इंडिया में, उन्होंने ये दवाई को ख़रीदा और दवाई को ख़रीद करके इसका इंटरनल कंपोजिशन देख लिया और रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि अच्छा चलो ये प्रोसेस तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन यही चीज़ बनाने के लिए कोई दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल करके हमारी कंपनियां बना देती थीं। अब सोचिए, ये इस कंपनी ने इतने सालों की मेहनत से ये प्रोडक्ट बनाया है, तो ये प्रोडक्ट जब वो पेटेंट कराएगा तो वो पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है ब्रांडेड ड्रग्स। इसी ब्रांडेड ड्रग्स का जेनेरिक वर्जन हम लोग बना देते थे रिवर्स इंजीनियरिंग करके, राइट, और काफ़ी सस्ते दामों पे बेचते थे, और जो नेचुरल भी है। इसकी सालों की रिसर्च है, सब कुछ है, तो इसका खर्चा ज़्यादा होगा। तो जो टैबलेट 100 रुपये का ये बेच रहा है, वही टैबलेट हम लोग 5 रुपये का बेचते हैं। जेनरिक ड्रग्स सस्ते होते हैं, और हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जेनरिक ड्रग्स बना करके रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ प्रोसेस पेटेंट अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, हमारे देश की कंपनियों ने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, प्रोडक्ट जेनरिक ड्रग्स बना करके, जो दुनिया के गरीब देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, वहाँ पे हमने खूब ड्रग्स बेचे, जेनरिक ड्रग्स। ड्रग्स मतलब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल है, दवाइयाँ हैं, ठीक है, ड्रग्स मतलब कोकेन मत समझ लेना। तो खूब ड्रग्स हम लोग वहाँ पे हमने दवाइयाँ बेची, और इस तरीके से हमारे देश की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लैब या सन फार्मा, ये काफ़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई। बहुत बाद में जाकर के 2005 में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दबाव में आकर के भारत सरकार ने अपना पेटेंट एक्ट को अमेंड किया, और इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 को अमेंड करके हमने अडॉप्ट किया इंडियन पेटेंट एक्ट ऑफ 2005, जिसमें हम स्विच कर गए फ्रॉम
प्रोसेस पैटेंट टू प्रोडक्ट पैटेंट। तो अब हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट पैटेंट दिया जाता है। तो अगर कोई ब्रांडेड ड्रग हमारे देश में अब बिक रहा है तो हमारे देश की कंपनियाँ जो हैं उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि नाउ वी आर गिविंग प्रोडक्ट पैटेंट। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हो क्या गया, चलिए एक बात तो तय हो गई, 25-30 सालों में जो 1970 से लेकर के 2005 तक जब तक प्रोसेस पैटेंट था हमारे देश में, हमारे देश की कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ हो गई, एंड दिस इज़ हाउ इंडिया बिकेम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अब एक बार तो के लिए तो प्रोसेस पैटेंट हट चुका है, प्रोडक्ट पैटेंट आ चुका है, तो जेनरिक ड्रग्स का बिजनेस भी अब उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा जितना हुआ करता था। उसके अलावा एक मेजर चैलेंज है इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, और वो है डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट फॉर बल्क ड्रग्स। बल्क ड्रग्स का मतलब है यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। लगभग 5-6 दिनों पहले भी मैं APIs के बारे में बात कर रहा था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट तो समझिए कि बस मेन सॉल्यूशन है, ठीक है। जो मेन एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, जो जिनका इफेक्ट होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर, किसी भी बीमारी के ऊपर, वो एक्टिव कंपोनेंट होता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब ज़्यादातर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे देश से में इंपोर्ट किया जाता है चाइना से। तो अबाउट 80% ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो दिस इज़ वन मेजर फ्लॉ और यू मे से वीकनेस ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो अब इस वीकनेस को एड्रेस करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हाल फिलहाल में। अब हमारे देश के अंदर टारगेट किया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर ही बल्क ड्रग्स बनाए जाएँ ज़्यादा मात्रा में, और हमारे देश को ही बल्क ड्रग का मैन्युफैक्चरर बना दिया जाए, कोर मैन्युफैक्चरर या सप्लायर। तो उसके लिए मेनली 2 स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने, 2 पॉलिसीज़ लेकर के आई हैं सरकार ने हाल फिलहाल में, इन ऑर्डर टू डिक्रीज इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। पहला है बल्क ड्रग पार्क्स। तो अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में 8 बल्क ड्रग पार्क्स बनाए जाएंगे। मतलब बल्क ड्रग पार्क्स मतलब मेजर इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे बल्क ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। बल्क ड्रग्स मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया है फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो वैसे कई सारे सेक्टर्स के लिए लाया गया है, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में कैसा है, ये कंपनियों को भारत सरकार ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो हमारे देश के अंदर कोई नई फैक्ट्री लगाते हैं जिससे वो अपना ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ठीक है, इफ़ कंपनीज दे सेट अप न्यू यूनिट और एक्सपैंड देयर प्रेजेंट यूनिट, देन दे विल गेट इंसेंटिव ऑफ अबाउट 4 to 6% ऑन देयर इंक्रीमेंटल सेल्स इन गुड्स मेड इन इंडिया। मतलब मान लीजिए कि आप अभी हमारे देश के अंदर 100 चीज़ें बनाते हैं, 100 दवाइयाँ बनाते हैं, अगर आप 100 से बढ़ा करके 110 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 10 दवाइयाँ आपने ज़्यादा बढ़ाई हैं, तो उसका उस 10 दवाइयों का जो भी दाम होगा उसका 4 से 6% तक का आपको भारत सरकार सब्सिडी देगी। तो मुद्दा ये है कि हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, या हमारे देश के अंदर ही जो कंपनियां हैं वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को एक्सपैंड करें। उसके लिए लाया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की जो आप अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसके एक्स्ट्रा आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उसका 4 से 6% तक का सब्सिडी भारत सरकार आपको देगी। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम नवंबर 2020 में लाया गया था। इसमें मेनली 10 सेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, एडवांस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, उसमें फार्मास्यूटिकल भी एक है, टेलीकॉम है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स एंड स्पेशलिटी स्टील्स। तो उसमें फार्मास्यूटिकल भी है। फार्मास्यूटिकल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया है भारत सरकार ने। मतलब अगर फार्मा कंपनी है आपकी, अगर आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ओवरऑल, तो प्रोडक्शन का लगभग 4 से 6% तक आपको सब्सिडी मिल सकता है इसके लिए। और या अगर आपको विदेशी कंपनी, अगर आप इंडिया में आकर के प्लांट सेटअप करते हैं तो जितना भी आप प्रोडक्शन करेंगे उसका 4 से 6% तक आपको सब्सिडी मिलेगा। इसके लिए लगभग 6,940 करोड़ भारत सरकार ने अलॉट किए हैं फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और ये स्कीम जो है लगभग 9 साल तक एप्लीकेबल रहेगा, फ्रॉम 2020 to 2028। और इसका मेन टारगेट यही है, ये दोनों स्टेप्स लिए गए हैं, बल्क ड्रग पार्क्स एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका मेन टारगेट यही है कि चाइना के ऊपर से हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉर इंपोर्ट ऑफ बल्क ड्रग्स उसको कम किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। The next short question from national segment is about report on MG Narega, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view। MG नरेगा, देखिए भारत सरकार ने कानून लाया था 2005 में।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा एक्ट। इस कानून की मदद से भारत सरकार ने प्रॉमिस किया कि 100 दिन का वो रोजगार देंगे इन रूरल हाउस होल्ड एरियाज या फिर इन रूरल एरियाज टू रूरल हाउस होल्ड 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 100 दिन का गारंटेड रोजगार टू एडल्ट्स इन रूरल हाउस होल्ड। अभी एक और बात ध्यान से समझिए, फिर इस पे आएंगे। देखिए DPSP जो पार्ट 4 है, राइट, उसमें दैट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। वो तो कोई कानून है नहीं, वो स्टैचूटरी प्रोविजन तो है नहीं या कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं, बट दे आर सर्टेन सोशल इकोनॉमिक राइट्स विच आर नॉट इन्फोर्सिएबल। लेकिन उसको इन्फोर्सिएबल ना बनाने के पीछे एक मुख्य कारण ये था कि भारत सरकार आज़ादी के बाद उनकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, कि तमाम DPSPs को वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ उसी टाइम में। इसीलिए उसको DPSP को पार्ट 4 में रखा गया टू एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट्स टू कम, कि जैसे उनकी कैपेबिलिटी डेवलप होती जाए वो इन सारे प्रोविजंस को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें। तो MG नरेगा को भी उसी लाइन में देखा जा सकता है। MG नरेगा जैसे राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में लिखा है, विच इज ए काइंड ऑफ DPSP, राइट। तो अब राइट टू वर्क पहले तो DPSP में था, यानी कि नॉन इन्फोर्सिएबल था, अब उसको इन्फोर्सिएबल प्रोविजन बना दिया गया बाय गिविंग इट अ स्टैट्यूटरी बैकिंग या बाय मेकिंग अ लॉ फॉर इट, और वो लॉ है MG नरेगा एक्ट। तो जब भारत सरकार की कैपेबिलिटी डेवलप हुई कि कम से कम हर एक इंसान को इतना मिनिमम रोजगार तो हम दे ही सकते हैं रूरल एरियाज़ में, 100 दिनों का तो मिनिमम रोजगार एट ए मिनिमम वेजेस तो दे ही सकते हैं रूरल एरियाज़ में, तो भारत सरकार ये लेकर के आई MG नरेगा एक्ट। तो इट इज़ राइट टू वर्क इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ DPSP गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट, इट इज़ नाउ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अगर गाँव के एरिया में आपको काम नहीं मिलता है तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ, यू कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट, because that will be considered as violation of law, that is MG नरेगा। इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन की बात की जाए तो राइट टू एजुकेशन पहले DPSP में हुआ करता था आर्टिकल 45 में, बाद में उसको आर्टिकल 21(1) बना करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो जब भारत सरकार की कैपेबिलिटी डेवलप हो गई कि वो सारे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं कम से कम स्कूल लेवल पे, तो उन्होंने उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट, आर्टिकल 21(a) में डाल दिया। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स कि कैसे DPSP को क्यों नॉन इन्फोर्सिएबल रखा गया था। जैसे जैसे सरकार की कैपेबिलिटी डेवलप होती जाएगी वो उनमें से कुछ प्रोविजंस को स्टैट्यूटरी बैकिंग या फंडामेंटल राइट्स बना देंगे। तो वापस से आइए MG नरेगा पे, 100 दिन का रोजगार अडल्ट्स को इन रूरल हाउस होल्ड्स। इसमें जो रोजगार मिलता है वो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क का मिलता है, इसमें कोई बहुत आपको स्किल नहीं चाहिए, राइट, अदरवाइज बहुत सारे लोग वहीं से एक्सक्लूड हो जाएंगे। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई एंड इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिमम वेजेस तो आपको पता ही है, इट इज़ फिक्स्ड बाय दिस मिनिमम वेजेस जो है भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर के फिक्स करती है अंडर लेबर कोड ऑफ वेजेस। MG नरेगा इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में भी इट इज़ वन ऑफ द 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम। तो 6 सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स बनाए गए हैं, माने गए हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, जिनको हमने नाम दिया है कोर ऑफ द कोर। उसमें से एक है MG नरेगा। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों MG नरेगा को लेकर के अभी चर्चा हो रही है? क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने MG नरेगा के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो लोकसभा के में रखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि MG नरेगा इज़ द लास्ट फॉल बैक ऑप्शन फॉर पीपल इन रूरल एरियाज आफ्टर पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के बाद से जब लोगों की नौकरियां चली गई, लोग शहरों से गांव के एरिया में चले आए, तो MG नरेगा हैज हेल्प देम इन देयर सर्वाइवल। इट हैज़ बीन द वन लास्ट फॉल बैक ऑप्शन फॉर पीपल एंड हेल्प देम इन सर्वाइवल। और ये इस बात से भी क्लियर हो सकता है कि आप देखिए जो पैंडेमिक का जो पहला साल था 2020-21, उसमें MG नरेगा के लिए जो बजटरी एलोकेशन सरकार ने पहले प्रपोज किया था, जिसको हम लोग कहते हैं बजट एस्टीमेट, दैट वाज ओनली 61,500 करोड़, लेकिन उस साल एक्चुअल में खर्च हुआ 1,11,500 करोड़, यानी कि रिवाइज एस्टीमेट लगभग 50,000 करोड़ बढ़ गया। वो इसलिए क्योंकि कई सारे लोग जो हैं शहरों से रूरल एरियाज़ में आ गए और वहाँ उन्होंने MG नरेगा के अंतर्गत काम किया, और ये जो 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा एलोकेशन दिया गया 2020-21 में, दैट हेल्प्ड इन सर्वाइवल ऑफ दीज पीपल। दिस मनी 50,000 करोड़ वेंट टू दिस पीपल इन टर्म्स ऑफ मिनिमम वेजेज। तो ये बताता है कि MG नरेगा का कितना सिग्निफिकेंस था इन सर्वाइवल ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द पैंडेमिक। और इसी कारण से इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि देखिए MG नरेगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न की तरह इसने काम किया है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न की तरह इसने काम किया फॉर सर्वाइवल ऑफ द पीपल हु वर्कड इन द अर्बन एरिया हु हैव कम बैक टू द रूरल एरियाज ड्यूरिंग द पैंडेमिक।
तो आने वाले टाइम में भी अभी 2-3-4 साल तक तो पैंडेमिक का इम्पैक्ट रहेगा ही इकोनॉमी पे। तो पैंडेमिक के इम्पैक्ट को गरीब लोगों पे कम करने के लिए एक काम किया जा सकता है कि एमजी नरेगा का जो मिनिमम डेज ऑफ प्रोमिस डेज ऑफ वर्क है 100 डेज से बढ़ा करके 150 डेज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में कहा गया है, रिकमेंड किया गया ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, आने वाले जो भी मेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें अलग अलग तरीके से कोविड पैंडेमिक उसका कैसे इम्पैक्ट है, कैसे लॉन्ग टर्म में उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है इकोनॉमी पे, वो सब आपसे पूछा जाएगा। तो कोविड इम्पैक्ट, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि हमारा जो भी एफआरबीएम का टारगेट था 3% या 2.5% ऑफ द जीडीपी, वो सब तो पूरी तरह से बिखर चुका है। अब हमारा एफआरबीएम टारगेट चला गया है 4.5% ऑफ द जीडीपी, दैट टू बी अचीव्ड बाय 2024-25। और सॉल्यूशन में आप बताएंगे कि रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी को कम करने का एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम एमजी नरेगा के अंदर जो मिनिमम डेज हैं वो 100 से बढ़ा करके 150 डेज कर दें, एज रिकमेंडेड बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, लेकिन कोविड पे कभी सवाल आ जाए, रूरल एरियाज़ में कोविड के इम्पैक्ट पे सवाल आ जाए और कैसे उसको मिटिगेट किया जाए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next art question from Science and Technology segment it is about Starlink satellites that have been lost recently. And this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो ये आर्टिकल को समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि सोलर स्टॉर्म्स होते क्या हैं। सोलर स्टॉर्म्स नाम से ही समझ रहा होगा आपको कि सन के सरफेस से निकलने वाले स्टॉर्म्स। अब सन के सरफेस से स्टॉर्म्स कैसे निकलेंगे वो ज़रा समझिए। सन तो वैसे भी आपको पता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है ज़्यादातर, राइट। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन रिएक्शन, तो जो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, वो एक्सेसिव एनर्जी के कारण क्या होता है कि बहुत सारे हाइड्रोजन या हीलियम गैस टूट जाते हैं और टूट करके वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। और ये जो आयनाइज्ड गैसेज होते हैं दैट आर नथिंग बट प्लाज्मा। तो हमने पढ़ रखा है ना, 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक्चुअली चौथा स्टेट भी होता है प्लाज्मा स्टेट, जहाँ पे वो आयोनाइज्ड फॉर्मेट में होता है मैटर। तो प्लाज्मा स्टेट नॉर्मली हम लोग हायर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट, तो सन के अराउंड बहुत सारा इस तरह का गैस जो है वो प्लाज्मा स्टेट में रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव फ्यूजन के कारण हीट निकलती है और हीट के कारण वो गैसेस टूट जाते हैं और आयनाइज्ड होते हैं। और ये गैसेस चूँकि इतने ज़्यादा हीटेड हो जाते हैं कि उनके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, और इतनी एनर्जी होने के कारण ये फिर फास्ट तरीके से मूव करने लगते हैं और सन से अवे जाने लगते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं सोलर स्टॉर्म्स या कोरोनल मास इजेक्शन। तो सरल शब्दों में कहें तो सन के सरफेस से आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल्स फास्ट तरीके से जो इमिट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सोलर स्टॉर्म्स या कोरोनल मास इजेक्शन। तो एक बार इस वीडियो को देखिए, इससे और आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे कोरोनल मास इजेक्शन होता है सन सरफेस से। सन के सरफेस को कोरोना कहते हैं, राइट। तो देखिए, ये सन का सरफेस है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेज है, लगातार फ्यूजन हो रहा है तो एनर्जी निकल रही है। एनर्जी के साथ साथ जो हाइड्रोजन हीलियम है वो ब्रेक हो रहे हैं आयोनाइज्ड होकर के, और फिर वो एक्सेसिव एनर्जी लेकर के वो भाग रहे हैं, राइट। दे आर गेटिंग एक्सपेल्ड। और ये जो है ये है सोलर स्टॉर्म्स, या इसी को हम लोग कहेंगे कोरोनल मास इजेक्शन। ये हुआ फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के जब हीलियम बनेगा तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, और ये एनर्जी जो आसपास की गैसेस को फिर वो ब्रेक कर देगी, आयनाइज कर देगी, और ये गैसेस फिर दे विल गेट एक्सपेल्ड, दे विल देन मूव अवे फ्रॉम द सन सरफेस नोन एज सोलर स्टॉर्म या कोरोनल मास इजेक्शन। ये बस दिखाने का तरीका है कि हाउ कोरोनल मास इजेक्शन इज हैपनिंग। इस तरह से वो निकल के भाग रहा है, ये सोलर फ्लेयर्स, राइट। तो ये जो जा रहा था दैट वाज नथिंग बट आयोनाइज्ड गैसियस पार्टिकल यानी कि प्लाज्मा। अब होगा क्या कि ये जो प्लाज्मा है ये धीरे धीरे तमाम प्लैनेट्स के थ्रू गुजरता है, जैसे मरकरी, वेनस या अर्थ तक आता है।
तो अगर एक बार सोलर सरफेस से प्लाज्मा निकला तो वो मरकरी तक लगभग 6 घंटे में पहुंच जाता है, वेनस तक 12 घंटे में और अर्थ तक 18 घंटे में। अब अर्थ के ऊपर अगर ये आ जाए तो काफ़ी तबाही मचा सकता है, हम सबकी लाइफ को खतरा हो सकता है इससे। लेकिन स्टिल हम कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे हम लोग सोलर फ्लेयर से बचते हैं, उसका कारण है ये अर्थ के ऊपर के मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये जो अर्थ के ऊपर के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, आपको पता है अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, राइट। तो अर्थ के ऊपर के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो हमें अर्थ के ऊपर शील्ड का काम करते हैं अगेंस्ट दी सोलर फ्लेयर्स। तो ये आने वाली इनकमिंग सोलर फ्लेयर से हमें बचाते हैं। तो देखिए मरकरी से निकलेगा, वेनस से पास होगा और अल्टीमेटली ये पहुंचेगा, ये सोलर फ्लेयर्स कहाँ पहुंचा, अर्थ तक पहुंचेगा। हमारे अर्थ तक पहुंच गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो सीधा आकर के हमें हिट करता ये, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे शील्ड की तरह काम करती है और ये सोलर फ्लेयर जब आती हैं तो इससे टकरा करके फिर ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। थोड़े से जो आपके हाइयर लैटिट्यूड वाले एरिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे जाकर के कुछ चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं जिस कारण से वहाँ पे लाइटनिंग सी होती है रात को, जिसको हम लोग ऑरोरास कहते हैं। आपने ज्योग्राफी में ज़रूर पढ़ रखा होगा, राइट। तो ये ऑरोरा ज़रूर बनते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत बिकॉज ऑफ दी सोलर फ्लेयर्स, लेकिन अदरवाइज हमारा अर्थ जो है बहुत हद तक बच जाता है फ्रॉम दी सोलर फ्लेयर्स बिकॉज ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सोलर स्टॉर्म्स का हमारे अर्थ पे होता है, ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से बच जाते हैं। एक तो ऑरोराज बनते हैं जो इससे कोई बहुत ज़्यादा हार्म नहीं है, लेकिन उसके अलावा ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं या सोलर स्टॉर्म्स हैं वो हमारे कुछ जैसे स्पेस रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जैसे कि जीपीएस सिस्टम या रेडियो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उनको कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम वो डिस्टर्ब होता ही है, जैसा मैंने आपको बताया। एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं कुछ हद तक, उनका कम्युनिकेशन टूट सकता है, रेडियो कम्युनिकेशन। पावर ग्रिड्स को नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि कुछ चार्ज जो है वो पावर ग्रिड्स में जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं और उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सैटेलाइट सिस्टम को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स में को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और इसी से रिलेटेड है करंट न्यूज़। एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका एक प्रोजेक्ट है स्टार लिंक, ठीक है। उस स्टार लिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे उन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। उन सैटेलाइट्स की मदद से वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे दुनिया भर में, लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज। तो दिस स्टार लिंक प्रोजेक्ट ऑफ कंपनी स्पेस एक्स that is run by Elon Musk, it has created a constellation of satellites, and this project where constellation of satellites have been created in order to provide low cost internet across the earth is known as Starlink project। तो हाल फिलहाल में इसी Starlink प्रोजेक्ट के अंतर्गत 49 और सैटेलाइट्स भेजे जा रहे थे ऑन 3 फरवरी। ऐसा नहीं है पहले से सैटेलाइट ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा था, ऐसा नहीं कि पहली बार भेजा जा रहा था, स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें 49 सैटेलाइट्स और ऐड किए जाने थे। लेकिन आउट ऑफ दिस 49 सैटेलाइट्स 40 सैटेलाइट्स लॉस्ट देयर पाथ एंड दे गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर्स। सो इसी कारण से ये सोलर फ्लेयर्स, ये जिसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, ये न्यूज़ में था। हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे कुछ ना कुछ असर कर देता है। जैसे इस केस में स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने लगभग 40 सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टारलिंक नेटवर्क लो अर्थ ऑर्बिट में इट इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट दैट फोकसेज एट प्रोवाइडिंग रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। अभी जो भी हमारे देश में पूरी दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज चलती हैं दे आर फ्रॉम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, राइट। लेकिन अब ये नया टेक्नोलॉजी है स्टारलिंक का जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमारे देश में सर्विसेज अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने नवंबर 2021 में कहा था कि हमारे देश के अंदर ये सर्विसेज अलाउड नहीं हो सकती सिंस एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने हमारे देश में सरकार के से ये लाइसेंस नहीं लिया है टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। तो हमारे देश में उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, इसलिए हमारे देश में कोई भी इंडियन सिटीजन स्टारलिंक से अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं ले सकता है। दैट वाज द न्यूज़ इन नवंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपनी स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी है स्पेसएक्स, उसको लाइसेंस लेना होगा, देन ओनली
an Indian citizen can take internet connectivity from this project Starlink. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट इज अबाउट अमूल्य काकाती अवार्ड. तो ये टॉपिक जो है आने वाली APSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. छोटा सा टॉपिक है, PT में आ सकता है. थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर जितेंद्र नाथ बोरा हैज़ बिन गिवन और कन्फर्ड स्वभाव शिल्पी अमूल्य काकाती अवार्ड ऑफ 2022 फॉर हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ थिएटर. राइट, तो ये हैं जितेंद्र नाथ बोरा जी. और ये जो अमूल्य काकाती अवार्ड दिया जाता है, दिस इज़ गिवन बाय स्टूडेंट्स आर्टिस्ट राइटर्स वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ ऑल गुवाहाटी स्टूडेंट यूनियन. तो आसू का ही एक यूनियन है, आक्सू यूनियन, तो वो ये अमूल्य काकाती अवार्ड देता है इन मेमोरी ऑफ प्रोमिनेंट एक्टर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर अमूल्य काकाती जी. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. जो द फॉलोइंग वाज नॉट ए फाउंडर मेंबर ऑफ ओपेक. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, UAE. एंड वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय नन ऑफ देम बिकॉज इट इज पब्लिश्ड बाय ओपेक. सो द करेक्ट आंसर इज डी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.